इतिहास गवाह है, सिकंदर महान, रोमन साम्राज्य, मंगोल और यहाँ तक कि सोवियत संघ, इन सभी में एक बात समान थी। ये सभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थीं और इन सभी ने एक ही गलती की, ईरान यानी पुराने भारत को जीतने की कोशिश। और नतीजा, ये सभी साम्राज्य या तो टूट गए, पीछे हट गए या हमेशा के लिए खत्म हो गए। और आज मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीतिक आग लगी है, उसे देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका अगला है? नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हिंदी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि इंसान के पूरे इतिहास की सबसे जरूरी बातों में से एक है। और अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो मिडिल ईस्ट में अभी जो भी चल रहा है वो आपको एकदम साफ समझ में आ जाएगा। बात यह है कि जिस भी बड़ी ताकत या राज ने ईरान यानी पुराने भारत को जीतने की कोशिश की है, वो या तो टूट गया, पीछे हट गया या हमेशा के लिए कमजोर हो गया। हर एक ताकत के साथ ऐसा ही हुआ है। और आज मैं इतिहास और कुछ थ्योरी का इस्तेमाल करके ये बताना चाहता हूं कि अब अमेरिका की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इतिहास को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इतिहास खुद को बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं दोहराता, लेकिन जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, ये मिलता जुलता जरूर है। और ईरान के मामले में ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सबसे पहले सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर को सब जानते हैं। उसने मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस को जीता, जो आज का ईरान है। और लोग कहते हैं, रुको, क्या सिकंदर सच में नहीं जीता था? क्या उसने फारस पर कब्जा नहीं किया था? हाँ, कहने के लिए उसने फारस को जीत लिया था, लेकिन आगे क्या हुआ? वो 32 साल की उम्र में मर गया। उसका राज तुरंत टूट गया। उसके सेनापति आपस में ही लड़ने लगे। उसका साम्राज्य खत्म हो गया था और उसकी जगह कौन ताकत में आया? पार्थियंस यानी ईरानी लोग, जिन्होंने अगले 500 सालों तक मिडिल ईस्ट पर राज किया। तो यहाँ सबक बहुत सीधा है। आप कुछ समय के लिए ईरान को हरा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ईरान आपको हरा देता है। दूसरा, रोमन साम्राज्य। रोमन लोग पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत थे। कोई उनके आसपास भी नहीं था। और रोमनों ने पार्थियंस यानी ईरानियों से 300 से ज्यादा सालों तक लड़ाई लड़ी। जूलियस सीजर ने फारस पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता, उसे मार डाला गया। राजा क्रैसस ने हमला किया और 53 ईसा पूर्व में करहे की लड़ाई में पूरी तरह हार गया। ये रोम की सबसे बड़ी फौजी हारों में से एक थी। राजा ट्रोजन ने हमला किया और नाम के लिए जीता, लेकिन हर जगह बगावत होने की वजह से उसे तुरंत पीछे हटना पड़ा। राजा जूलियन ने 363 ईस्वी में हमला किया और युद्ध में मारा गया। 300 साल का युद्ध, और रोम का क्या हुआ? रोम गिर गया, जबकि ईरान का ससानियन भारसी राज अभी भी खड़ा था। तीसरा, अरब खिलाफत। लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं, लेकिन अरबों ने 7वीं सदी में ईरान को जीत लिया था। फिर भी क्या हुआ? ईरान ने अरब जीतने वालों को खुद में मिला लिया। फारसियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, हाँ, लेकिन उन्होंने इस्लाम को एक अलग फारसी रंग दे दिया। उन्होंने दुनिया को फारसी कला, कविता, सोच और विज्ञान दिया। कुछ 100 सालों के अंदर ही बुयादीद, समानीद और सफावीद जैसे ईरानी खानदान फिर से राज करने लगे। ईरान को कभी भी सच में नहीं जीता गया। इसने अपने जीतने वालों को अपना लिया और उन्हें ईरानी बना दिया। चौथा, मंगोल। ये शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है। 13वीं सदी में मंगोल दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक फौजी ताकत थे। उन्होंने बगदाद को तबाह कर दिया, मध्य एशिया के शहरों को मिटा दिया और लाखों लोगों को मार डाला। और हाँ, उन्होंने ईरान को भी जीत लिया। लेकिन फिर से क्या हुआ? मंगोल जीतने वालों ने इस्लाम अपना लिया, फारसी रहन सहन को अपना लिया और खुद फारसी बन गए। ईरान के मंगोल शासक फारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने लगे। ईरान ने मंगोलों को भी खुद में मिला लिया। पांचवा, सोवियत संघ यानी रूस। हाल ही में 20वीं सदी में सोवियत संघ ने 2 बार उत्तरी ईरान पर कब्जा किया। एक बार पहले विश्व युद्ध के दौरान और एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दोनों बार उन्हें आखिरकार वहां से जाना पड़ा। 1946 में स्टालिन ने उत्तरी ईरान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने से मना कर दिया। ये शीत युद्ध की पहली बड़ी परेशानियों में से एक थी और सोवियत संघ को आखिरकार बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक परमाणु ताकत को ईरान से बाहर कर दिया गया। तो ये एक सिलसिला है। मैं इस बात को लेकर बहुत साफ रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे गहराई से समझें। ईरान केवल एक देश नहीं है, ये पूरी एक सभ्यता और ताकत है। यहाँ 3000 से ज्यादा सालों से लोग लगातार रह रहे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली संस्कृतियों में से एक है। और पूरे इतिहास में हर वो राज जिसने ईरान को हमेशा के लिए गुलाम बनाने की कोशिश की है, वो फेल रहा है। बड़े बड़े राज गिर गए, लेकिन ईरान बच गया। अब मैं और गहराई में जाना चाहता हूं।
मैं आपको कुछ थ्योरी और बनावट के हिसाब से समझाना चाहता हूं कि ये सिलसिला क्यों मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ किस्मत या जमीन का खेल नहीं है। कुछ खास पक्के कारण हैं कि ईरान बड़े राजों को क्यों हराता है। पहला कारण इसकी विशाल बनावट। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, इराक से 4 गुना बड़ा, जिसकी आबादी 9 करोड़ है। इसके पश्चिम में जैग्रोस पहाड़ हैं, उत्तर में एल्बर्स पहाड़, हर जगह रेगिस्तान और मुश्किल रास्ते हैं। नेपोलियन ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, कभी मॉस्को की तरफ मत बढ़ो। वो ये भी कह सकता था, कभी तेहरान की तरफ मत बढ़ो। ईरान को जीतने के लिए कम से कम 30 से 40 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। पूरे अमेरिका की चालू सेना लगभग 13 लाख है, इसलिए ये गणित काम नहीं करता। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अमेरिका के पास ईरान की जमीन को कंट्रोल करने के लिए काफी सैनिक हो, कोई तरीका नहीं। दूसरा कारण, उल्टी फौजी बनावट। ये बात बहुत जरूरी है। एक आम सेना में खर्च का एक ढांचा होता है। सबसे नीचे सबसे बड़े समूह में आपके पास पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। वो सस्ते होते हैं, हर जगह ढल जाते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उनके ऊपर आपके पास बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक होते हैं। उसके ऊपर पानी के जहाजों की ताकत, और सबसे ऊपर जो सबसे महंगा और आसानी से हर जगह नहीं जा सकता, वो है हवाई ताकत। युद्ध आमतौर पर थका देने वाली लड़ाइयां होती हैं। ऐसी थका देने वाली लड़ाई जीतने के लिए आपके सबसे सस्ते और लचीले साधन यानी सैनिकों को आपकी रणनीति की बुनियाद होना चाहिए। इतिहास के हर सफल राज ने इसी तरह लड़ाई लड़ी है, लेकिन अमेरिका का ये ढांचा उल्टा है। हवाई ताकत उनकी बुनियाद पर है, सब कुछ हवाई ताकत के आसपास बनाया गया है। क्यों? हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियों के कारण। हवाई ताकत सबसे महंगी होती है, इससे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा बनता है। इसलिए पूरी अमेरिकी फौजी चाल महंगे हथियार बेचने के इर्द गिर्द बनाई गई है, न कि युद्ध जीतने के। इसलिए उनके पास एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी कीमत $100 मिलियन है, जिसे बनाने में 26 साल लगे और ईरानी उसे आसानी से मार गिराते हैं। इसलिए उनके पास $13 अरब का गेरोल्ड फोर्ड नाम का बड़ा जहाज है और पहुंचने के 3 हफ्ते बाद ही उसे फारस की खाड़ी से भागना पड़ता है। इसलिए उनके पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है जो अरबों डॉलर का है, और सस्ते ईरानी ड्रोन उसे पार करके उड़ जाते हैं। अमेरिकी सेना युद्ध जीतने के लिए नहीं बनी है, ये हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन की गई है। ईरान के खिलाफ ये बहुत विनाशकारी है। तीसरा कारण, खर्च का भारी अंतर। ये शायद अमेरिका के सामने आने वाली सबसे खतरनाक सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि आप इसे सच में समझें, क्योंकि ईरान आज इसी तरह बड़े राजों को नष्ट करता है, तलवारों या घोड़ों से नहीं, बल्कि गणित से, हिसाब से। इस बात पर गौर करें, एक ईरानी ड्रोन की कीमत $50,000 है। एक अमेरिकी रोकने वाली मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से $10 मिलियन के बीच में होती है। तो हर बार जब ईरान एक ड्रोन छोड़ता है और अमेरिका उसे मार गिराने की कोशिश करता है, तो अमेरिका ईरान के मुकाबले कम से कम 60 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। 60 गुना। अब ईरान कोई एक ड्रोन नहीं छोड़ता, ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ता है जो अमेरिकी हवाई सुरक्षा को थका देते हैं। हमने देखा कि एक अकेली ईरानी मिसाइल को गिराने के लिए 11 अलग अलग अमेरिकी इंटरसेप्टर छोड़े गए, सभी 11 निशाना चूक गए। एक मिसाइल को रोकने के चक्कर में अमेरिकी हथियारों के करोड़ों डॉलर बर्बाद हो गए। अमेरिकी हथियार खत्म होने वाले हैं और वो समय से रेस लगा रहा है। मैं ये बात फिर से दोहराता हूँ, इंसान के इतिहास की सबसे ताकतवर सेना अपने हथियार खत्म होने से पहले समय के खिलाफ रेस लगा रही है। यही इस युद्ध की असली सच्चाई है, और ये पुराने फारस की चाल है। आप बड़े राज से सीधे आमने सामने नहीं लड़ते, आप उसे धीरे धीरे कमजोर करते हैं। आप उसके साधन खत्म करते हैं, आप उसके हौसले को थका देते हैं। पार्थियंस ने रोम के साथ 300 सालों तक यही किया था। ईरानी लोग आज अमेरिका के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। चौथा कारण, लड़ने का जज्बा। ये हमें शायद सबसे महत्वपूर्ण फौजी कारण पर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि आप ईरानी सभ्यता के बारे में एक बात समझें। ये केवल कोई सरकार नहीं है जो युद्ध लड़ रही है, ये एक ऐसी सभ्यता है जो 3000 सालों से अपने बचाव के लिए लड़ रही है। ईरानी धर्म और उनकी धार्मिक सोच में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये लड़ाई सचमुच में एक बड़े शैतान के खिलाफ है। ये उनके अस्तित्व का सवाल है, ये उनके लिए पवित्र है। किसी भी युद्ध में आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, एकता, ताकत और पक्का इरादा। ईरान के पास ये तीनों है। अमेरिका का क्या हाल है? केवल 40% अमेरिकी लोग इस युद्ध का समर्थन करते हैं। सरकार वहां की संसद से $20 अरब का बजट मांग रही है, जो खुद आपस में बटी हुई है। अमेरिकी रक्षा विभाग राजनीति के डर से मरने वालों की संख्या बताने से डर रहा है। अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं और सरकार आंकड़े छिपा रही है।
दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ आपके पास एक ऐसी सभ्यता है जो 20 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रही है, अमेरिकी चालों का अध्ययन कर रही है, ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हर अड्डे की जानकारी जुटा रही है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी सरकार है जिसके पास शुरुआत में बम गिराने के अलावा कोई प्लान नहीं था और उसने सोच लिया कि ईरान बस हार मान लेगा। उन्होंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ईरान पलटवार करेगा। हम इतने बड़े घमंड से निपट रहे हैं। अब मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध 4 मोर्चों पर लड़ा जाता है। फौजी मोर्चा, पैसों का मोर्चा, राजनीति का मोर्चा और कहानी या नैरेटिव का मोर्चा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपनी फौजी ताकत के हिसाब से राजनीति, पैसे और कहानी को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान अपनी फौजी चाल का इस्तेमाल करके राजनीति, पैसे और कहानी को अपने हिसाब से ढाल रहा है। ये दोनों एकदम उल्टे तरीके हैं और ईरान का तरीका बहुत ज्यादा समझदारी भरा है। अमेरिका की रणनीति बहुत सीधी है। ईरान पर बम बरसाओ, उसे हार मानने पर मजबूर करो, अपनी पसंद की सरकार बिठाओ और तेल पर कब्जा कर लो। बस यही पूरी योजना है। इसे कामयाब बनाने के लिए अमेरिका को चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था ठीक रहे, उसके दोस्त उसके साथ रहें और मीडिया उसका साथ दे। लेकिन असल में हो क्या रहा है? अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने का डर बना हुआ है। ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी पैसे संभालने वाली कंपनी है, उसके मुखिया लैरी फिंक, जो खरबों डॉलर संभालते हैं, उन्होंने बीबीसी पर जाकर कहा कि अगर ईरान का हॉर्मुज के रास्ते यानी समुद्री रास्ते पर कब्जा बना रहता है तो हमें कई सालों तक तेल $150 में मिल सकता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में मंदी आना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का बॉस बीबीसी पर इस युद्ध की वजह से मंदी की चेतावनी दे रहा है। ये फौजी ताकत का साथ देने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है, ये ईरान की फौजी चाल के सामने घुटने टेकने वाली अर्थव्यवस्था है। ईरान की चाल बिल्कुल अलग है। ईरान की फौजी चालें इस तरह तय की गई हैं कि वो एक साथ पैसे, राजनीति और कहानी के लक्ष्य को हासिल कर सकें। वे हॉर्मस के समुद्री रास्ते को कंट्रोल करते हैं, लेकिन समझदारी से चीनी जहाज़ों को आराम से जाने देते हैं, क्योंकि चीन ईरान का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक है। कतर और ओमान जैसे दोस्त देशों को छूट दी जाती है। ये कोई अंधी आक्रामकता नहीं है, ये एकदम सटीक सोच समझ कर लिया गया भू राजनीतिक फायदा है। राजनीति की बात करें तो ईरान खाड़ी देशों को बांट रहा है। कतर और ओमान अमेरिका के रुख से दूर जा रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई, जो कभी ईरान में सरकार बदलना चाहते थे, वो भी अब घबराहट से देख रहे हैं, क्योंकि उनका पानी और खाने का सामान आना खतरे में है। कहानी या सोच के मोर्चे पर ईरान दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहा है। बहुत सारे अमेरिकी लोग खुले तौर पर इस युद्ध में ईरान का साथ दे रहे हैं। ये बहुत अजीब और बड़ी बात है। अमेरिका के किसी युद्ध में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये आपको बताता है कि लोगों की सोच किस तरफ जा रही है। अब मैं कुछ और भी बड़ी बात करना चाहता हूँ। ये युद्ध केवल ईरान के बारे में नहीं है, ये अमेरिका की दुनिया भर में फैली ताकत के पूरे ढांचे के बारे में है। इसके बीच में पेट्रो डॉलर सिस्टम है। ये ऐसे काम करता है। 1973 से दुनिया में लगभग सारा तेल अमेरिकी डॉलर में ही खरीदा बेचा गया है। ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था। सऊदी वाले केवल डॉलर में तेल बेचेंगे और अमेरिका सऊदी की सरकार को सुरक्षा देगा, क्योंकि हर किसी को तेल चाहिए और तेल के लिए हर किसी को डॉलर चाहिए। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमेशा अमेरिकी डॉलर की मांग बनी रहती है, जिससे अमेरिका को खूब पैसे छापने, घाटा सहने और अपने बड़े राज को चलाने में मदद मिलती है। पेट्रो डॉलर के सिस्टम के बिना अमेरिका अपनी इतनी बड़ी सेना का खर्च नहीं उठा सकता और सेना के बिना अमेरिका अपनी चौधराहट नहीं बचा सकता। अब इस युद्ध में क्या हो रहा है? हॉर्मुज का समुद्री रास्ता, जिस पर अब ईरान का अच्छा खासा कंट्रोल है, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के तेल के बहाव को कंट्रोल करता है। हर दिन जब ये युद्ध चलता है, पेट्रो डॉलर सिस्टम पर लोगों का भरोसा कम होता जाता है। खाड़ी देश, जो इस सिस्टम की अहम कड़ी हैं, उन पर सीधा खतरा है। खाड़ी के देशों का 90% खाने का सामान हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट, जो इन देशों को 60% पीने का पानी देते हैं, वो $50,000 के ईरानी ड्रोन के सामने बहुत कमजोर हैं।
अगर उन प्लांटों पर हमला होता है तो 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 2 हफ्ते में पानी खत्म हो जाएगा। खाड़ी देश डरे हुए हैं। एक डरा हुआ खाड़ी देश जो अब खुद के बचने की गारंटी नहीं ले सकता, वो शायद अमेरिकी शेयर बाजारों और एआई कंपनियों में अपना डॉलर लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वो डॉलर आना रुक जाता है तो एआई का बुलबुला फूट जाएगा, अमेरिका की ये पूरी पैसों की हेराफेरी बिखर जाएगी। ईरान इसी तरह साम्राज्यों को खत्म करता है, उन पर सीधा कब्जा करके नहीं बल्कि उनके साम्राज्य चलाने का खर्च इतना बढ़ा देता है जिसे सहा न जा सके। वो उनके पैसों के ढांचे को अंदर से गिरा देता है। इतिहास में इसके उदाहरण मौजूद हैं। सोवियत संघ रूस शीत युद्ध इसलिए नहीं हारा था क्योंकि अमेरिका ने उसे हथियारों से हराया था, वो इसलिए हारा था क्योंकि इतने बड़े राज को चलाने का खर्च बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अफगानिस्तान उसका एक हिस्सा था। ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़े पैमाने का अफगानिस्तान साबित हो सकता है। अब मैं इस बात पर आता हूं कि अमेरिका इस हालात के हिसाब से खुद को क्यों नहीं बदल सकता। आप पूछ सकते हैं कि अगर हालात इतने खराब हैं तो अमेरिका अपनी चाल क्यों नहीं बदलता, बातचीत क्यों नहीं करता या बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोजता। इसका जवाब यह है कि अमेरिका की सरकार की क्वालिटी गिर गई है। चीन ने अभी अभी अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना पूरी की है। इसमें 2 साल तक सलाह ली गई, विशेषज्ञों की कमेटियां बैठीं, देश भर के विचारकों और पढ़े लिखे लोगों ने मदद की। ये 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए एक बहुत गहरी, गंभीर और बड़ी योजना है। इसके मुकाबले अमेरिका के पास क्या है? वहां राष्ट्रपति का भाषण, स्टेट ऑफ द यूनियन बस एक टीवी शो बनकर रह गया है। वहां काम का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई बड़ी योजना नहीं है, चीजों को परखने का कोई तरीका नहीं है। 2025 में जो टैक्स की लड़ाई हुई जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया, वो सिर्फ 4-5 लोगों ने एक पन्ने पर कागज पर तैयार की थी, जिसे इकोनॉमिक्स का पहला साल का छात्र भी पास न करे। ये वही सरकार है जिसने ईरान पर बम गिराने का फैसला किया। बस शुरू में बम गिराने के अलावा आगे का कोई प्लान नहीं, इसके बाद क्या होगा इसकी कोई रणनीति नहीं, बस एक सूच, एक गलतफहमी कि ईरान डर कर हार मान लेगा। अब इसकी तुलना ईरान से करें। ईरान 20 सालों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। पूरे 20 साल की प्लानिंग, उन्होंने अमेरिकी सेना की पूरी जांच की, उनके हर अड्डे का नक्शा बनाया, ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां लगाईं, अमेरिकी नेताओं के फैसले लेने के तरीके को समझा। वो समझ गए कि अमेरिका के नेताओं की इच्छा शक्ति कमजोर है, अमेरिका में सामान बनाने की ताकत सीमित है और अमेरिका अपने सैनिकों के मरने से सबसे ज्यादा डरता है। उन्होंने ठीक इन्हीं कमजोरियों को ध्यान में रखकर अपनी चाल बनाई। ये एक ऐसी सभ्यता के बीच का फर्क है जो हर हमले से सीखकर 3000 सालों से जिंदा है, और एक ऐसा राज जो 80 सालों से दुनिया पर हावी है और भूल चुका है कि गंभीरता से कोई प्लान कैसे बनाया जाता है। अब मैं इन सब बातों को एक साथ जोड़ता हूं। मैं आपको अपना अनुमान बताना चाहता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि इतिहास और गेम थ्योरी का एक मिला जुला हिसाब है। अमेरिका ये युद्ध हार जाएगा और इससे दुनिया का सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरा मानना है कि अभी यही हो रहा है। मैं साफ कर दूं कि हारने से मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ईरान मैदान जंग में अमेरिका को बुरी तरह हरा देगा। ईरान ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को लगेगा कि इस युद्ध में लगने वाला पैसा, राजनीतिक नुकसान, सैनिकों की मौत, दुनिया में खराब होती इज्जत और गिरती अर्थव्यवस्था का खर्च अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट से वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब ऐसा होगा, जब अमेरिकी ताकत वहां से हटेगी, तो वहां केवल 2 बड़ी ताकतें बचेंगी, इजराइल और ईरान। मिडिल ईस्ट का पूरा सिस्टम इन्हीं 2 ताकतों के आसपास घूमेगा। यहाँ एक बहुत गहरी और पुरानी सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर साम्राज्य गिरता है, यही इतिहास का सबक है। रोम गिरा, मंगोल राज गिरा, अंग्रेजों का राज गिरा, सोवियत संघ गिरा। इसलिए नहीं कि वो मैदान में किसी बड़ी लड़ाई में हार गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैल गए थे, क्योंकि वो अपने ही राज का भारी खर्च नहीं उठा सके, क्योंकि उनके अंदरूनी झगड़े, भ्रष्टाचार, लक्ष्य से भटकना और उनका घमंड उन्हें ले डूबा। आज अमेरिका इन सभी चीजों से गुजर रहा है। एक ऐसी सेना जो युद्ध जीतने से ज्यादा पैसे कमाने के लिए बनी है। एक ऐसी सरकार जो कल की न्यूज के आगे का कुछ नहीं सोच सकती। राजनीति में इतना भ्रष्टाचार है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के पेंटागन से $2 ट्रिलियन गायब हो जाते हैं और किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। पैसों का सिस्टम इतना नाजुक है कि वो खाड़ी देशों के पेट्रो डॉलर पर टिका हुआ है, जो शेयर बाजार के एक बुलबुले में घूमता रहता है। और ईरान यानी पुराना फारस बस वही कर रहा है
जो उसने हमेशा से किया है, वो बस इंतजार कर रहा है। वो इस साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो धैर्य रखे हुए है, क्योंकि ईरान के पास वक्त है। ईरान के पास हमेशा से वक्त रहा है। ईरान ने हर उस ताकत का सामना किया है जिसने कभी उस पर हमला किया, और वो इस बार भी बच जाएगा। सिकंदर महान फारस आया और उसका राज उसी के साथ खत्म हो गया। रोम ने फारस से 300 साल तक लड़ाई की और आखिर में खत्म हो गया। मंगोलों ने फारस को जीता और खुद फारसी बन गए। रूस ने ईरान पर कब्जा किया और उन्हें बाहर भगा दिया गया। और अब अमेरिका की बारी है। बड़े साम्राज्यों का असली कब्रिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। बड़े साम्राज्यों का असली, सबसे पुराना और सबसे धैर्य रखने वाला कब्रिस्तान ईरान है। आज के लिए मेरी यही समझ है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये इतिहास और गेम थ्योरी का एक मिला जुला हिसाब है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कही गई हर बात पर सवाल उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप सबूतों को देखें और खुद अपने दिमाग से सोचें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।